हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने एल्कोहल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एल्कोहल और उसके बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा की। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर ईथर। आज हम ईथर के विषय में चर्चा करेंगे। ईथर कहते किसे हैं, ईथर का जो वर्गीकरण है, कितने भागों में ईथर को बांटा गया है, ईथर का IUPAC नामकरण और ईथर में समावयवता की भी हमको चर्चा करना है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं, रफ और पेन को लिए रहें। बीच में जो भी महत्वपूर्ण रिएक्शन हम बताएं उसको नोट भी करते रहिए। नोट करेंगे तो बातें समझ में आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सभी बच्चे तैयार रहें, शुरू किया जाए। सभी लोग तैयार हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, सभी बच्चे तैयार रहेंगे। 11 अक्टूबर को 11:11 पर जो है लाइव क्लास हम देंगे आपको। लाइव क्लास में जो टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इस टॉपिक में आप देखेंगे कि रिएक्शन कैसे होता है, किस प्रकार का बंध टूटता है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ये जो अनुनाद होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हैं, सब कुछ पढ़ेंगे हम, उसकी चर्चा करेंगे। तो अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करें, जुड़ें। 11 अक्टूबर को 11:11 दिन में सब लोग तैयार रहेंगे, अधिक लोग जुड़ें। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ईथर। ईथर कहते किसे हैं उसकी चर्चा करना है, तो शुरू किया जाए। सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, शुरू करते हैं। ईथर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। ROR सूत्र का जो यौगिक होता है उसी को हम ईथर कहते हैं बेटा। ऑक्सीजन लगा होगा, ऑक्सीजन से 2 एल्किल लगे होंगे। एल्किल मीन्स कार्बन भी हो सकता है, यदि बीच में ऑक्सीजन हो, दोनों तरफ एल्किल हो या दोनों तरफ क्या हो, R लगा हो। जैसे ROR लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं CH3OCH3। ये क्या है, ईथर है। ROR' या ROR सूत्र के यौगिक ही ईथर कहलाते हैं। ऑक्सीजन जो है 2 एल्किल से लगा होगा, वह एल्किल समान हो सकता है, असमान भी हो सकता है। तो CH3 और CH3 हमने लिख दिया है। ऐसे यौगिक बेटा ईथर कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? ईथर किसे कहते हैं? आप कहेंगे ROR' सूत्र के यौगिक ही ईथर कहलाते हैं। CH3OCH3 जिस यौगिक का फार्मूला होगा वही क्या होगा, ईथर होगा। हम परिभाषा की बात करते हैं, हम डिफिनीशन देखते हैं, ईथर कहते किसे हैं उसकी बात करते हैं। शुरू किया जाए, ध्यान दें। एल्कोहल के डाई एल्किल व्युत्पन्न को हम ईथर कहते हैं। जैसे हमने कहा एल्कोहल, या हमने कह दिया जो है हम ईथर की बात करते हैं। सबसे पहले हमने जल लिया, जल का फार्मूला जल, समझ रहे हैं, जल है ना। जल में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया गया और एक एल्किल को जोड़ दिया गया, तो एल्किल क्या करेगा, बनेगा क्या, एल्कोहल। ये जल है, जल में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया हमने, एक एल्किल को जोड़ दिया, बन गया ROH। इसको बेटा बोलते हैं क्या, एल्कोहल। पुनः एक H को हटा करके एक एल्किल को जोड़ते हैं, बनता है क्या, ROR। ये क्या है, ईथर। ध्यान दें, हमने कहा जल में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें, एक एल्किल को जोड़ दें, जो यौगिक बनेगा उसको एल्कोहल कहेंगे। एल्कोहल में से फिर से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दिया जाए, एक एल्किल आकर के जुड़ जाए, जो यौगिक बनेगा उसी को हम ईथर कहेंगे। ROR जो है ईथर का फार्मूला है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न को हम ईथर कहते हैं। जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न को हम ईथर कहते हैं। जल के फार्मूला में दोनों H को हटा करके 2 एल्किल लगा लिए जाए, ये H2O है। हमने क्या किया, 2 H को रिप्लेस करो, 2 एल्किल को ऐड कर दीजिए, जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, ईथर होगा। तो जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न को हम ईथर कहते हैं।
जल के रासायनिक सूत्र में दोनों हाइड्रोजन परमाणु को हमने एल्किल से रिप्लेस कर दिया है। जो यौगिक प्राप्त होगा बेटा उसी को ईथर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? एल्कोहल किसे कहते हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जल से क्या बनता है? पहले एल्कोहल बनता है। कैसे बनता है? जल के फार्मूले में से एक H को हटा दिया जाए, एक एल्किल को जोड़ दें, पुनः एल्कोहल में से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करें, फिर से एल्किल जोड़ दें, जो यौगिक बनेगा उसी को बेटा ईथर कहेंगे। कह सकते हैं शॉर्ट में हम कि जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न को हम ईथर कहते हैं। अब ईथर की दूसरी परिभाषा पे आते हैं। ये तो पहला हुआ जल से बनता है ईथर। दूसरी परिभाषा की बात करेंगे हम लेते हैं क्या? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल से आप परिचित हैं क्योंकि अभी एल्कोहल चैप्टर पढ़ाया गया है, उसमें एथिल एल्कोहल आया था। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया पुनः एथिल एल्कोहल से करा दीजिए। जैसे ही पुनः एथिल एल्कोहल से कराएंगे, ध्यान दीजिए होगा क्या यहाँ से, यहाँ जो जल का अणु है H2O क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा? ध्यान दें, बनेगा C2H5O C2H5। ये क्या है बेटा? यह ईथर। यदि हम एल्कोहल के दो अणु को लें, जल का एक अणु बाहर निकलता है और क्या बनता है? ईथर बनता है। यह भी ईथर बनाने की एक विधि है। हम कह सकते हैं एल्कोहल के निर्जलीकरण से भी ईथर बनता है। एल्कोहल के निर्जलीकरण से बेटा क्या बनता है? ईथर बनता है। तो ईथर कहते किसे? हमने आपको बता दिया ROR- के यौगिक ही ईथर कहलाते हैं। ऑक्सीजन होगा और दोनों तरफ क्या होगा? एल्किल लगा होगा, कार्बन लगा होगा, उसी को हम ईथर कहते हैं। इसके बाद बेटा हम एल्कोहल टॉपिक हमने पढ़ाया ही था पिछले लेक्चर में। आज हम ईथर का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कि ईथर को कितने भागों में बांटा गया है। सब लोग समझें, ईथर का हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में ईथर को बांटा गया है, चलिए शुरू किया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। ईथर बेटा दो प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है, ध्यान दें, पहला जो ईथर होगा उसको हम सममित ईथर कहेंगे। सममित ईथर, ठीक है। दूसरा है असममित ईथर। असममित ईथर। ध्यान दीजिए, ईथर का वर्गीकरण बेटा हम पढ़ रहे हैं। ईथर का जो वर्गीकरण है, ईथर को दो भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है सममित ईथर, दूसरे का नाम है असममित ईथर। जैसे नाम से ही क्लियर है, ऐसा ईथर जिसमें दोनों तरफ, बीच में तो ऑक्सीजन होगा और दोनों तरफ क्या हो? समान प्रकार के एल्किल लगे हों, उसको हम बोलते हैं सममित ईथर। और जिसमें अलग अलग प्रकार के एल्किल लगे हों उसको हम असममित ईथर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना एग्जाम्पल के बातें समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग तैयार हैं? जो भी रिएक्शन यहाँ लिखें, जो भी एग्जाम्पल दें उसको आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। CH3O बेटा लिखा है। क्या लिखा है? CH3O। बीच में ऑक्सीजन है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, उसको बोलते हैं सममित ईथर। जिस ईथर को दो बराबर हिस्सों में बांटे, कोई प्लेन लाइए, कोई समतल लाइए, यही रख दीजिए, इधर भी एक CH3, इधर भी एक CH3। जिस ईथर को दो बराबर हिस्सों में बेटा हम बांटते हैं, उसी ईथर को हम सममित ईथर के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, C2H5O C2H5। ये भी सममित ईथर का ही उदाहरण है। ये ऑक्सीजन है, इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5। जिस ईथर को दो बराबर हिस्सों में बेटा बांटेंगे, उसी ईथर को हम सममित ईथर कहेंगे। तो ये देखिए आपका CH3O CH3, और ये क्या है? C2H5 और C2H5। ये सब क्या है? ये सब ईथर के एग्जाम्पल है, वो भी सममित ईथर है। और भी हम दिखा सकते हैं C3H7 और C3H7। ये भी क्या है? ये भी सममित ईथर के उदाहरण है। अभी इसका नामकरण हम बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ा रहे हैं सममित ईथर किसे कहेंगे। बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ एल्किल ईथर है। बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ एल्किल ईथर है। बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ एल्किल ईथर है। और जिस ईथर को दो बराबर हिस्सों में बेटा बांटते हैं, उसी को हम सममित ईथर कहते हैं। ये जो तीनों एग्जाम्पल हमने दिया है, ये सममित ईथर के ही एग्जाम्पल है।
इसको हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। सिमेट्रिकल ईथर माने ऐसे ईथर जिसको दो बराबर हिस्सों में हम बांट सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि असममित ईथर किसे कहेंगे। इसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। बातें समझ में आ रही है ना? हम ईथर का क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं, ईथर का वर्गीकरण ही बता रहे हैं, तो बहुत कठिन नहीं है, बस समझिए। आप समझेंगे तो बातें समझ में आएंगी। असममित ईथर की बात करते हैं, ऐसा ईथर जिसको दो बराबर हिस्सों में हम ना बांट सके। जैसे बीच में ऑक्सीजन है, इधर CH3 है, इधर C2H5 है, ईथर है ये भी। ऐसा ईथर जिसको दो बराबर हिस्सों में हम नहीं बांट सकते हैं बेटा, ऐसे ईथर को ही हम असममित ईथर के नाम से जानते हैं। और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, C2H5 को यहाँ से CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3, ये भी एक प्रकार का ईथर है, ये भी असममित ईथर है, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है, इधर दो कार्बन का एल्किल है, इधर तीन कार्बन का एल्किल है। तो दोनों तरफ अगर एल्किल की संख्या में अंतर हो, ऑक्सीजन तो बीच में होगा ही, तभी तो ईथर होगा। दोनों तरफ बेटा एल्किल की संख्या में अंतर हो, इधर एक एल्किल है, इधर दो एल्किल है, इधर दो एल्किल है, इधर तीन एल्किल है, असमान एल्किल जुड़े हों, उसी को बेटा हम असममित ईथर के नाम से जानेंगे। तो बच्चों, इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर पढ़ा रहे हैं। ईथर कहते किसे हैं और ईथर का वर्गीकरण हमने आपको समझाया है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसका अभ्यास भी आप करते रहिए। बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत ही बेहतर आप करेंगे। उसके लिए वीडियो को बार बार देखना होगा। अब हम इसके बाद जो ईथर है उसका IUPAC नामकरण सीखेंगे। जो ईथर है, कार्बनिक यौगिक है, उसका नामकरण बेटा कैसे करते हैं, उसी को हमको सीखना है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर जो कार्बनिक यौगिक है उसका हमको IUPAC नामकरण सीखना है। शुरू किया जाए, तैयार हैं सभी लोग? ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का IUPAC नामकरण सीखने जा रहे हैं। एक और सूचना आपको बता दें, हमने एक वीडियो बनाया है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का जो IUPAC नामकरण करते हैं उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो YouTube पे डाला है, सभी लोग देखें। 1 घंटे 12 मिनट का वीडियो है। उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC हम सीखते हैं, आधा पार्ट हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का हमने दे दिया है। IUPAC सीखने के लिए उसको बार बार आप देखिए। और जो पार्ट बचा है, जो भाग बचा हुआ है, अगले पार्ट में हम वीडियो बना रहे हैं, वहाँ उपलब्ध आपको हो जाएगा। इसीलिए सभी लोग जो है YouTube पर जो वीडियो हमने डाला है उसको देखें। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप बहुत ही अच्छा सीखेंगे उसमें। हमारा जो टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का IUPAC नामकरण। IUPAC के विषय में जानकारी है ही आपको। I मीन्स इंटरनेशनल, U मीन्स यूनियन, P मीन्स प्योर, A मीन्स अप्लाइड, C मीन्स केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म हम बोल रहे हैं, सब लोग साथ में बोलेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है, 11th में भी था। तो चलो शुरू करते हैं। इसका फुल फॉर्म बोलेंगे सब लोग साथ में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में जो इसका नाम होगा, विशुद्ध एवं अनुपयुक्त रसायनों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। विशुद्ध एवं अनुपयुक्त रसायनों का अंतर्राष्ट्रीय संघ इसका फुल फॉर्म होगा। शुरू करते हैं। ईथर का जो IUPAC नामकरण है, इसका एक फार्मूला होता है, एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। ध्यान दें, जैसे हमने लिखा है CH3O और यहाँ लिख दिया CH3, बीच में बेटा ऑक्सीजन है, दोनों तरफ कार्बन है, इसका IUPAC सीखना है। बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ कार्बन है, तो क्या है, ईथर तो है ही। हमको इसका क्या सीखना है, इसका IUPAC नामकरण सीखना है। उसका एक नियम होता है, बीच में ऑक्सीजन है बेटा, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, यहाँ तो दोनों बराबर कार्बन है। करते क्या हैं, जो छोटा कार्बन है ना ऑक्सीजन के, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो ठीक है, करें क्या, जो छोटा कार्बन होगा, यहाँ तो बराबर है दोनों मान लीजिए,
उसी में एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, आक्ट, नान-डे। एक कार्बन को क्या लिखते हैं आप, अपने का एक कार्बन को हम तो मेथ लिखते हैं, उसी में ऑक्सी जोड़ते हैं। मेथ में क्या जोड़ेंगे बेटा, ऑक्सी, चूंकि एल्कॉक्सी सूत्र होता है इसका, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन को मेथ, उसी में ऑक्सी जोड़ो, मेथॉक्सी। CH3O का नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी। और एक इधर बचा हुआ है, इसका IUPAC एल्केन के समान करेंगे तो एक कार्बन को मेथ करते हैं, इसका हो जाएगा मेथेन। और भी एग्जाम्पल लेके हम समझाएंगे, ध्यान दें सब लोग। CH3 लिखा है बेटा, बीच में ऑक्सीजन है, इधर भी CH3 इधर भी CH3। जो छोटा ग्रुप होता है ना, छोटा कार्बन होता है, उसी का नाम लेकर ऑक्सी जोड़ते हैं। जैसे यहाँ दोनों एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं, ऑक्सी जोड़ दिया मेथॉक्सी। और जो बगल का कार्बन है, बड़ा वाला कार्बन होगा, उसका जो IUPAC होगा एल्केन के समान करेंगे, मेथॉक्सी मेथेन। और भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, देखिए CH3O, यहाँ CH2, यहाँ आपका CH3। बीच में ऑक्सीजन है तो आपने कहा ये ईथर है, इधर एक कार्बन लगा है बेटा, इधर 2 कार्बन लगा है, और एक कार्बन हमने कहा जो छोटा कार्बन है उसी के नाम में ऑक्सी जोड़ो, और बड़े वाले कार्बन का IUPAC एल्केन के समान करते हैं। इधर एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, उसी में ऑक्सी जोड़ दो, मेथॉक्सी। और जो बड़ा वाला कार्बन है उसका IUPAC एल्केन के समान करते हैं। इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन को बेटा क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो क्या करेंगे, एथ और एन जोड़ेंगे, एथेन। सब लोग समझें, ईथर का जो IUPAC हम करते हैं, कैसे करते हैं, उसी को आपको हम सिखा रहे हैं। सबसे पहले कंपाउंड को देखिए, पहचानिए किस प्रकार का यौगिक है। आपने कहा, हमने देखा बीच में ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी एल्किल है, इधर भी एल्किल है, इसका मतलब क्या हुआ, ईथर हुआ। फिर क्या करेंगे आप, जो छोटा वाला कार्बन है ना, बीच में ऑक्सीजन, इधर 2 कार्बन का ये कंपाउंड है, इधर एक कार्बन का है, जो छोटा वाला कार्बन होगा ना, उसी में ऑक्सी जोड़ते हैं। इधर एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, उसी में ऑक्सी जोड़ दीजिए, मेथॉक्सी। और जो इधर बड़ा वाला कार्बन है, इसका IUPAC एल्केन के समान करते हैं। 2 कार्बन को बेटा बोलते हैं एथ, और एकल बंध से जुड़े हैं तो एन जोड़ेंगे, उसमें हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, समझिए सब लोग। CH3, CH2, यहाँ O, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। एक तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये क्या है, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक की पहचान हमको आनी चाहिए। जिस यौगिक का नामकरण हम सीख रहे हैं, पता तो हो किस टाइप का है। आपने कहा ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ईथर है। तो ये बताइए, यहाँ ऑक्सीजन है बेटा, इस तरफ किस कार्बन है, ऑक्सीजन की एक साइड में कितने कार्बन है, इधर 2 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है। जो छोटा कार्बन है ना, उसी में ऑक्सी जोड़ो, और बड़े वाले कार्बन का IUPAC नामकरण एल्केन के समान करते हैं। तो इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इस तरफ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो छोटा वाला कार्बन कितना है, 2 है, 2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, उसी में ऑक्सी जोड़ो, उसको नाम हो जाएगा इसका एथॉक्सी। और जो बड़ा वाला कार्बन है उसका IUPAC एल्केन के समान करते हैं। 3 कार्बन है बेटा, उसको प्रोप बोलते हैं, और लास्ट में एन जोड़ेंगे, ये हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। समझ में आ रहा है ना। ईथर का IUPAC आप सीख रहे हैं, ईथर का IUPAC का ज्ञान आपको होना चाहिए, महत्वपूर्ण भी है, और आप सीखिए भी। और भी एग्जाम्पल दिया जाए, और भी उदाहरण देख समझाए आपको। एक उदाहरण और दे रहे हैं, चलिए एक एग्जाम्पल दे करके और अच्छे से हम सीखते हैं कि मान लीजिए हमारा ईथर दिया है, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, और वो कंपाउंड जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, सब लोग ध्यान दें। CH3O, यहाँ से भी CH3 बेटा लगा है, यहाँ भी CH3 लगा है, यहाँ भी CH3 लगा है। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कठिन है, सब लोग समझेंगे इसको। आपने कहा O दिया है, इधर CH3 है, इधर तो बड़ा वाला CH3 है। हमने कहा जो छोटा वाला कार्बन है ना, उसी में ऑक्सी जोड़ो। आपने कहा ये कार्बन है, उसी में ऑक्सी जोड़ते हैं, तो मेथॉक्सी हो गया, ठीक है। इधर वाला जो कार्बन है ना, इसका IUPAC एल्केन के समान करते हैं। आपने कहा तो यहाँ तो एल्केन में कैसे करेंगे, यहाँ तो ब्रांचिंग है। अभी तक जो पढ़ते थे सीधे सीधे कार्बन होते थे, यहाँ तो ब्रांचिंग हो रहा है। तो ब्रांचिंग का भी IUPAC सिखाए थे एल्केन में कि लंबी चेन बनाई, यहाँ से लंबी चेन बनाओ। इसमें आपने कहा लंबी चेन बन गई, 1 2 3 लंबी चेन बनाते हैं।
कई चैन बनेगा जिसमें कार्बन बेटा ज़्यादा हो वही मेन चैन होगा। तो शुरू करते हैं। IUPAC का नियम क्या है? पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, फिर सफिक्स का नाम लिखते हैं। ठीक है ना? मेथॉक्सी तो हो ही गया। अच्छा, किस कार्बन से मेथॉक्सी लगा है? ये जो O है ना, OCH3 किस कार्बन से लगा? दूसरे से। तो लिखेंगे 2-मेथॉक्सी। और कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है। और एल्केन में आपने पढ़ा है, पहले कुछल्ले का नाम लिखते हैं। जो साइड चेन है, मेन चेन है ना, इससे जो एक CH3 इधर लिखा है, पहले इसका नाम लिखते हैं। पहले कुछल्ले का नाम, फिर नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन होंगे, जैसे एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एज, 3 कार्बन को प्रो, फिर जो सफिक्स होगा एल्केन का लास्ट में एन जोड़ते हैं। तो कुछल्ला कौन है? अगर इसका IUPAC करें तो आपने कहा CH3 कुछल्ला है। किस कार्बन से लगा है? CH3 दूसरे से, हो जाएगा 2-मेथिल। कितने कार्बन है जरा बताइए इस चेन में? आपने कहा 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप कहते हैं। लास्ट में एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है कठिन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कारण क्या है इसमें? अभी जो ईथर हमने पढ़ा, ऑक्सीजन इधर भी एल्किल इधर भी एल्किल, वो एल्किल सीधे होता था, अभी हमने पढ़ा था। इस टाइप का एग्जांपल हमने सीखा। CH3O, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH3। माने ईथर होता था। ईथर में भी हमने कहा ऑक्सीजन एक तरफ एक कार्बन लगा है, एल्किल एक तरफ कई कार्बन लगे हैं, वो भी सीधे लगे हैं। लेकिन इस एग्जांपल में आप देखिए CH3O एक कार्बन है बेटा, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ ब्रांचिंग है। ऐसा एल्केन जिसमें ब्रांचिंग है, जिसमें शाखाएं हैं, उसका IUPAC जब करेंगे हम, पहला तो हमने लिख दिया 2-मेथॉक्सी, इसका नामकरण एल्केन के समान करते हैं, इसीलिए इसका नाम होगा 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन। सभी बच्चे इसको नोट भी करते रहें, ये इम्पॉर्टेंट है, आता भी है कंपटीशन में। इसका IUPAC नामकरण आप लिखिए, ठीक है ना? सभी लोग इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें, सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करें, ठीक है ना? इसके बाद हम एक टॉपिक और आपको बता रहे हैं, जो ईथर है उसमें समावयवता की हमको बात करना है। तो अंतिम टॉपिक हमारा है ईथर में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन ईथर। ध्यान दें, जो समावयवता की बात कर रहे हैं, ईथर 2 प्रकार का समावयवता शो करता है। पहला शो करता है FGI, इसको बोलते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता। हमारा ईथर 2 प्रकार का समावयवता प्रदर्शित करता है। पहले का नाम है क्रियात्मक समूह समावयवता और दूसरे का नाम है बेटा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, इसको हम मध्यावयवता कहते हैं, मध्यावयवता। और इसको FGI को हम क्रियात्मक समूह समावयवता के नाम से जानते हैं। ये जो आइसोमेरिज्म होता है, इसकी पहले हिंदी समझे आप, समावयवता है, समावयता नहीं है, समावयवता। तो समावयवता की परिभाषा पहले समझ लीजिए, समावयवता होता क्या है? 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका बेटा अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन संरचना में, प्रकाश के प्रति व्यवहार में, क्रियात्मक समूहों में यदि अंतर दिखाई देता है, ऐसे यौगिक एक दूसरे के समवयी, और इस घटना को बेटा समावयवता के नाम से हम जानते हैं। जैसे हमारा ईथर जो है 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह समावयवता की बात करते हैं। हमारा जो ईथर है क्रियात्मक समूह समावयवता कैसे प्रदर्शित करेगा, उसको हम एक उदाहरण से बेटा समझते हैं। सभी लोग समझ रहे हैं ना? क्या हम पढ़ा रहे हैं इस समय? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर चल रहा है, ईथर, वो भी ईथर में समावयवता बता रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन उनकी संरचनाओं में अंतर हो, ऐसे यौगिक एक दूसरे के समवयी, और इस घटना को बेटा समावयवता कहते हैं। पॉइंट पे आते हैं, ये जो हमारा ईथर है, जो FGI शो करता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं क्या? क्रियात्मक समूह समावयवता। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH3O CH3, और एक एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ से C2H5OH। ये 2 यौगिक हैं, दोनों का जो फार्मूला है अणुसूत्र एक है। ध्यान दें,
इसका नाम क्या है? ईथर है, और इसका नाम क्या है? एल्कोहल है। ध्यान दीजिए, हमने कहा दो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो। जरा काउंट करो, एक ऊपर वाला क्या है? ईथर है, नीचे वाला क्या है? एल्कोहल है। जरा काउंट करिए, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन, तीन और तीन, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। इसमें काउंट करो, दो कार्बन, दो कार्बन, 5 एक 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। दोनों कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र एक ही है, लेकिन दोनों के क्रियात्मक समूह में अंतर है। ऊपर वाला बेटा ईथर है, नीचे वाला क्या है? एल्कोहल है। दो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके क्रियात्मक समूहों में अंतर हो, ऐसे यौगिक ही क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करेंगे। तो हमारा जो C2H6 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके दो आइसोमर है, माने दो यौगिक संभव हैं जिनका फार्मूला C2H6 होता है। पहला यौगिक कौन सा है? ईथर है। दूसरा यौगिक कौन सा है? एल्कोहल है। दोनों का सूत्र बेटा एक ही है, लेकिन दोनों के नाम में अंतर है, दोनों के क्रियात्मक समूहों में अंतर है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह जो है क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करेगा। हमारा ईथर जो है क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करता है, क्योंकि दोनों का फार्मूला एक है, दोनों के क्रियात्मक समूह में अंतर है। ऊपर वाला ईथर, नीचे वाला कौन सा है? एल्कोहल है। आ रहा है समझ में? सभी लोग समझ रहे हैं ना? ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा जो ईथर है क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित किया, दोनों का फार्मूला एक है, दोनों के क्रियात्मक समूह में अंतर है। यह क्रियात्मक समूह समावयवता का एग्जाम्पल है। देखो, एक O है, CH3O CH3, यही तो ईथर की पहचान है। C2H5OH, यही तो एल्कोहल की पहचान है। दोनों का फार्मूला एक ही है, लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग है। यह क्रियात्मक समूह समावयवता का एक सुंदर उदाहरण है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम मेटामेरिज्म। हमारा जो ईथर है वह मेटामेरिज्म भी शो करता है। इसको बेटा हम मध्यावयवता के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, आप लिख सकते हैं यहाँ से, ध्यान दें, CH3 CH2O CH2 और CH3, बीच में ऑक्सीजन होना, इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दें, CH2 और यहाँ CH3, ये CH2 और ये CH3। दोनों का सूत्र क्या है? देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, C4। कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 2 7 3 10, H10, और ऑक्सीजन एक है। दोनों कंपाउंड में जरा फार्मूला देखो, दोनों का सूत्र समान है। एक कार्बन बेटा, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 और 3 हाइड्रोजन, 10। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। दोनों में आप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंड का समान है, लेकिन अंतर कहाँ है? ऑक्सीजन इसमें बीचों बीच लगा है बेटा, इसमें ऑक्सीजन बीचों बीच नहीं लगा है। यह जो है मध्यावयवता का एक सुंदर एग्जाम्पल है। ये दोनों कंपाउंड क्या है पता है? मेटामर है, मध्यावयी हैं, तो दोनों एक दूसरे के मध्यावयवता प्रदर्शित करेंगे। तो C4H10O के दो आइसोमर लिख दिया हमने। एक और हो सकता है, एक का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, देखिए यहाँ से CH3, यहाँ से O, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3, और यहाँ से 1 2 3 4 H। ये क्या है? ये भी मेटामेरिज्म शो कर रहा है। तो C4H10O के 3 मध्यावयी संभव हैं, 3 मेटामर पॉसिबल हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं, होगा क्या? यहाँ ऑक्सीजन बीचों बीच है, इसमें ऑक्सीजन इधर है। जो मध्यमवयी होता है उसको कहते क्या है पता है? इसी फार्मूले के कितने यौगिक संभव हैं, जितने भी टोटल कंपाउंड संभव हैं बनाइए, लेकिन संरचना रिपीट ना करें। अगर संरचना रिपीट कर गई तो वह जो कंपाउंड है गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ C4H10O के 3 आइसोमर पॉसिबल हैं। ये पहले हमने लिख दिया। ऑक्सीजन दोनों तरफ आपका एथिल है, इसमें ऑक्सीजन इधर 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, और हमने एक स्ट्रक्चर और बनाया। तीनों रिपीट नहीं कर रहा, तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या है? आइसोमर हैं। तो मेटामेरिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल परीक्षाओं में कई बार आता भी है, कंपटीशन में भी कई बार आया है। C4H10O के कितने आइसोमर होंगे? तो हमने दिखा दिया 3 आइसोमर होंगे। इसको भी अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है ना? हमने आपको आज ईथर कहते किसे हैं,
ईथर के प्रकार, ईथर में समावयवता बेटा और ईथर का IUPAC नामकरण हमने यह टॉपिक बताया है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, बार बार देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी। ठीक है, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। बस आप करें क्या, वीडियो जो भी मैटर आपको भेज रहे हैं उसको अच्छे से देखते रहें, उसका अच्छे से नोट्स बनाएं। और फिर से हम एक बार बता रहे हैं, 11 अक्टूबर 11:11 पे सब लोग जो है तैयार रहेंगे। लाइव क्लास मिलेगा आपको और स्पेशल केमिस्ट्री उसमें चलेगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखेंगे। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, यानी रिएक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, कितने टाइप का रिएक्शन होता है, उसमें सब हम अच्छे से बताएंगे। तो सभी लोग जुड़े और ऐसे ही सहयोग करते रहें। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।